बचपन की एक बहुत ही आम सी याद से आज की चर्चा शुरू करते हैं। प्लास्टिक के वो रंग बिरंगे लेगो ब्लॉक्स जब वो जमीन पर ऐसे अलग अलग बिखरे होते हैं तो महज एक छोटा सा निर्जीव टुकड़ा लगते हैं। हाँ बिल्कुल, उनसे अकेले तो कुछ नहीं किया जा सकता। सही कहा। लेकिन जब उन लाखों छोटे टुकड़ों को एक खास तरीके से जोड़ा जाता है तो एक विशाल और बेहद जटिल इमारत बन जाती है, या कहें कि एक पूरा का पूरा शहर खड़ा हो जाता है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय भी इसी बात से जुड़ा है। यानी हम उस सबसे छोटी और बुनियादी इकाई की बात कर रहे हैं जिससे पृथ्वी का हर एक जीव बना है। एकदम सही। चाहे वो पानी में तैरता कोई सूक्ष्म जीव हो, कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, या फिर इंसान का अपना बेहद जटिल शरीर। आज की चर्चा पूरी तरह से कोशिका यानी सेल के इर्द गिर्द घूमेगी। लेगो ब्लॉक्स वाली ये तुलना समझने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जादुई अंतर भी है। वो क्या? जैसे अमीबा या पैरामीशियन कोई ले लीजिए, वो तो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं। उनका पूरा ब्रह्मांड बस उसी एक इकाई में सिमटा होता है। और दूसरी तरफ इंसान जैसे बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेल्यूलर जीव, बिल्कुल, हाँ, जिनका पूरा अस्तित्व अरबों खरबों कोशिकाओं के एकदम परफेक्ट तालमेल पर टिका है। और यही आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान की किताबों में अक्सर इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है कि इस विषय की असल खूबसूरती ही छिप जाती है। हाँ, जार्गन बहुत होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उन जटिल शब्दों को किनारे रखते तो शरीर के अंदर चल रहे एक ऐसे छिपे हुए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलते हैं जो किसी भी साईफाई फिल्म से ज्यादा रोमांचक है। जब भी सेहतमंद रहने या कसरत करने की बात होती है तो असल में वो सारी मेहनत शरीर की इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों के लिए की जा रही होती है। सही बात है। लेकिन मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, इंसान का शरीर इतना विशाल है और ये कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म है कि उन्हें नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, तो सबसे पहले इनके होने का पता चला कैसे? इस खोज का इतिहास 17वीं शताब्दी में जाता है। साल 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्हें माइक्रोस्कोप बनाने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने पेड़ की छाल, जिसे कॉर्क कहते हैं, उसका एक बेहद पतला टुकड़ा काटा और उसे अपने लेंस के नीचे रखा। अच्छा, तो उन्हें क्या दिखा? उस लेंस से देखने पर उन्हें कोई ठोस चीज नहीं दिखी, बल्कि छोटे छोटे खाली डिब्बों या कमरों जैसा एक अजीब सा ढांचा नजर आया। ये किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। लैटिन भाषा में छोटे बंद कमरों को सेला कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में मठों में भिक्षुओं के छोटे कमरे होते थे। एकदम सही। वहीं से इस सूक्ष्म ढांचे को सेल नाम मिला। पर दिलचस्प बात यह है कि कॉर्क यानी पेड़ की छाल तो मृत होती है, तो इसका मतलब है कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो केवल कोशिकाओं की बाहरी दीवारें थीं, उनके अंदर का जीवन नहीं, है ना? हाँ, वो सिर्फ एक खाली ढांचा था। जीवित और चलती फिरती कोशिकाओं को देखने का अनुभव तो कुछ सालों बाद एक डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को हुआ था। मैंने पढ़ा है कि ल्यूवेनहुक लेंस बनाने के उस्ताद थे। उनके लेंस हुक के लेंस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। बिल्कुल। एक दिन उन्होंने तालाब के पानी की एक छोटी सी बूंद को अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और वहां उन्हें पूरी एक नई दुनिया नजर आई। उन्होंने पहली बार जीवित, तैरती और भागती हुई सूक्ष्म कोशिकाओं को देखा। और शायद उन्होंने आश्चर्य में आकर इन्हें एनिमल्क्यूल्स यानी छोटे जानवर कहा था। हाँ, एनिमल्क्यूल्स। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षण था। इंसान ने पहली बार जाना कि एक पूरी अनदेखी दुनिया हमारे आसपास और हमारे अंदर मौजूद है। और इस दुनिया का पैमाना, मतलब स्केल, सच में कल्पना से परे है। एक औसत मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। 37 खरब? ये संख्या हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इनके आकार में भारी विविधता भी है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसे बिना किसी मशीन के देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिकाएं बैक्टीरिया की होती हैं और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल होती है, जो रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर के अंगूठे तक 1 मीटर लंबी हो सकती है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या एक अजीब सी उलझन पैदा करती है। मैं सोच रही थी 37 ट्रिलियन अलग अलग इकाइयां बिना किसी अफरा तफरी के एक साथ कैसे काम कर लेती हैं। कोई भी शहर बिना किसी कड़े नियम के तो नहीं चल सकता। तो क्या इन कोशिकाओं का भी कोई अपना संविधान है?
37 ट्रिलियन का एक साथ काम करना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक नियम से बंधा है। इसे जीव विज्ञान में कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहा जाता है। अच्छा, सेल थ्योरी। हाँ, 19वीं सदी में श्लाइडन, श्वान और रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोजें की और इस सिद्धांत के 3 बहुत ही स्पष्ट नियम दिए। पहला नियम यह है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, और दूसरा ये कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। ये 2 नियम तो समझ आते हैं, लेकिन जो तीसरा नियम रुडोल्फ विर्चो ने जोड़ा था वो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचता है। हाँ, वो बहुत जरूरी नियम है। वह नियम था कि सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। सुनने में ये बहुत ही साधारण सी पंक्ति लगती है, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो ये उस समय की एक बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ रहा था। उस वक्त कई लोग मानते थे कि जीवन बस ऐसे ही निर्जीव चीजों से अपने आप पैदा हो जाता है। और यही तो इस नियम की असली ताकत है। इंसान के शरीर के विकास का यानी ग्रोथ का पूरा रहस्य इसी एक पंक्ति में छिपा है। जब एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क बनता है तो ऐसा नहीं होता कि कोशिकाएं गुब्बारे की तरह फूलकर बड़ी हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है? उसकी पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती हैं। फिर वो 2 से 4 और 4 से 8 हो जाती हैं। शरीर का बड़ा होना, चोट लगने पर घाव का ठीक होना, यह सब इसी बुनियादी नियम के कारण संभव हो पाता है। विकास की इस प्रक्रिया पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इन कोशिकाओं की बनावट को समझना जरूरी है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर इन्हें एक रोजमर्रा की एनोलॉजी में ढालने की कोशिश करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि बैक्टीरिया किसी 1 रूम स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह हैं। 1 रूम अपार्टमेंट? अरे, ये काफी मजेदार तुलना है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत सरल और प्राचीन होती हैं। इनमें कोई अलग अलग कमरे या स्पष्ट नाभिक जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं वो नहीं होता। इनका जो डीएनए है वो किसी सुरक्षित तिजोरी में नहीं होता। वो बस उसी एक बड़े से कमरे में ऐसी खुला तैरता रहता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक ही कमरे में बिस्तर पड़ा है, वहीं कोने में रसोई है और सब कुछ बस एक ही जगह बिखरा हुआ है। इस तुलना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो मानव और पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, वो किसी हाई सिक्योरिटी वाली हवेली या एक व्यवस्थित शहर की तरह है। एक पूरा शहर। हाँ, इस हवेली या शहर में सबसे अहम कमरा है न्यूक्लियस, जो एक सुरक्षित वॉल्ट की तरह काम करता है। इस वॉल्ट के अंदर सारा महत्वपूर्ण सामान यानी डीएनए पूरी सुरक्षा में रखा जाता है। हर काम के लिए एक अलग जगह तय है। तो चलिए इस जटिल कोशिका रूपी शहर के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि रोजमर्रा के स्तर पर ये काम कैसे करता है। किसी भी शहर की सबसे पहली जरूरत होती है उसकी सुरक्षा। बिल्कुल, सिक्योरिटी सबसे पहले। कोशिका का जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे अक्सर एक बाउंड्री वॉल कह दिया जाता है, लेकिन ये ईंट की दीवार जैसी निर्जीव नहीं है। मेरी समझ में ये शहर के मुख्य गेट पर खड़े उन स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह है जिनके हाथ में वीआईपी लोगों की लिस्ट होती है। बहुत सही एनालॉजी है। विज्ञान की भाषा में इसे सेमी परमिएबल कहा जाता है। ये झिल्ली, वसा और प्रोटीन से बनी एक लचीली परत है। इस पर खास तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। मतलब ये रिसेप्टर्स तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा? हाँ, जब भी कोई कण बाहर से आता है तो ये रिसेप्टर्स उसकी जांच करते हैं। ऑक्सीजन या ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों के लिए दरवाजे तुरंत खोल दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई खतरनाक रसायन अंदर आने की कोशिश करता है तो उसे बाहर ही रोक दिया जाता है। इसी तरह अंदर बना कचरा बाहर धकेल दिया जाता है। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। अब इस सिक्योरिटी गेट को पार करके शहर के अंदर चलते हैं। अंदर का जो पूरा इलाका है जहां शहर का सारा काम काज चल रहा है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये महज कोई जेली नहीं है जिसमें चीजें तैर रही हैं। हाँ, लोग अक्सर इसे सिर्फ जेली समझ लेते हैं। इसके अंदर सूक्ष्म नलिकाएं का एक पूरा जाल बिछा होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये जाल पूरे शहर की सड़कों और हाईवे की तरह काम करता है, जिस पर चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और साइटोप्लाज्म के इसी हाईवे पर शहर के सारे कारखाने स्थित हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और इन सब के बीचों बीच खड़ा है शहर का मेयर ऑफिस या कंट्रोल रूम, यानी हमारा न्यूक्लियस। बिल्कुल, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कंट्रोल रूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही तय करता है कि कोशिका कब क्या करेगी। लेकिन न्यूक्लियस ये निर्देश देता कैसे है? इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये डीएनए के धागों से बने होते हैं। डीएनए किसी मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है जिसमें जीवन के सारे निर्देश लिखे हैं।
और मैंने सुना है कि ये ब्लूप्रिंट इतना अनमोल है कि ये कभी न्यूक्लियस से बाहर ही नहीं आता। एकदम सही। ये अपने निर्देशों की छोटी छोटी कॉपियां बनाकर बाहर साइटोप्लाज्म में भेजता है ताकि कारखाने उन निर्देशों के अनुसार काम कर सकें। अच्छा, और कोई भी कारखाना या शहर बिना ऊर्जा के तो काम नहीं कर सकता। शरीर के रोजमर्रा के कामों के लिए, चाहे दिल का धड़कना हो, फेफड़ों का सांस लेना हो, लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। हाँ, एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये ऊर्जा शरीर को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसे अक्सर सेल का पावर हाउस कहा जाता है। छोटे बच्चों को समझाते समय मैं अक्सर इसे एक बैटरी की तरह बताती हूँ। बैटरी वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। जैसे खिलौने को चलने या आवाज करने के लिए बैटरी चाहिए, वैसे ही हमें सोचने और भागने के लिए जिस बैटरी की जरूरत है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। बिल्कुल। और अगर गहराई में जाएं तो ये एक रासायनिक टरबाइन की तरह काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन से मिलने वाले ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाकर एक खास तरह का अणु बनाता है। क्या उसे एटीपी कहते हैं? हाँ, एटीपी। इसे कोशिका की ऊर्जा करेंसी या नकद पैसा समझ सकते हैं। जब भी मांसपेशी को हिलना होता है तो वो एक एटीपी खर्च करती है। बिना इस करेंसी के कोई काम नहीं हो सकता। ऊर्जा तो बन गई, लेकिन जहां काम होगा वहां कचरा भी पैदा होगा। शहर की साफ सफाई के लिए कोशिका के पास एक कड़क सफाई विभाग है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। इनका काम कचरे को नष्ट करना है। लेकिन लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। हाँ, ये नाम थोड़ा डरावना लगता है। वही तो, शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज क्यों है जो खुद को ही खत्म कर ले? ये तो अपने ही शहर में बम फोड़ने जैसी बात हो गई। सुनने में विनाशकारी लगता है, लेकिन असल में ये शरीर का सबसे बेहतरीन रक्षा तंत्र है। मान लीजिए किसी कोशिका के अंदर खतरनाक वायरस घुस गया या डीएनए खराब हो गया, जिससे वो कैंसर बन सकती है। अच्छा, तो उस स्थिति में क्या होता है? ऐसे में वो संक्रमित कोशिका पूरे शरीर को बचाने के लिए एक महान बलिदान देती है। लाइसोसोम के अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। खतरे का संकेत मिलते ही लाइसोसोम फट जाता है। ओहो! और वे एंजाइम पूरी की पूरी खराब कोशिका को अंदर से गलाकर नष्ट कर देते हैं। एक कोशिका की ये कुर्बानी बाकी खरबों कोशिकाओं को सुरक्षित रखती है। अरे बाप रे, ये सचमुच किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है। वैसे शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ और भी विभाग हैं, जैसे राइबोसोम, जो कारखाने के मजदूरों की तरह प्रोटीन बनाते हैं। हाँ, प्रोटीन शरीर का मुख्य निर्माण खंड है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन्स को सही आकार में मोड़ता है, और अंत में गोल्जी तंत्र है। यह विशाल पैकेजिंग और कुरियर कंपनी की तरह है। जो भी प्रोटीन बनता है उसे पैकेट में बंद करके उस पर पता लगाकर सही जगह भेज देता है। इस व्यवस्था को देखने पर समझ आता है कि हर काम कितनी बारीकी से बटा हुआ है। ये एक बेहद कुशल प्रणाली है। ऊर्जा और सफाई तो समझ आ गई, लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो विर्चों के तीसरे नियम से जुड़ा था। एक नवजात शिशु बड़ा होकर पूर्ण वयस्क कैसे बन जाता है? और इंसान या जानवर पेड़ पौधों से इतने अलग क्यों दिखते हैं, जबकि दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं? इस अंतर को समझने के लिए दोनों की जीवन शैली देखनी होगी। एक जानवर खतरे से भाग सकता है, छाया में जा सकता है, लेकिन एक पेड़ अपनी जगह पर स्थायी है। हाँ, पेड़ भागकर छाते के नीचे तो नहीं छिप सकता, उसे वहीं खड़े रहना है। बिल्कुल। इसी वजह से प्रकृति ने पौधों की कोशिका को एक अतिरिक्त सख्त कवच दिया है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इसी दीवार के कारण पेड़ इतने ऊंचे खड़े रह पाते हैं। जानवरों की कोशिका में ये नहीं होती, क्योंकि उन्हें लचीलेपन की जरूरत होती है। और खाना बनाने का तरीका भी तो अलग है। हाँ, पौधों को सूरज की रोशनी से खाना खुद बनाना होता है, इसलिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। जानवरों को अपना खाना खोजना होता है, इसलिए उनमें ये नहीं होता। और पानी जमा करने के लिए पौधों में एक बहुत बड़ा वैक्यूल यानी गोदाम होता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि हम अलग क्यों दिखते हैं। अब आते हैं उस जादुई प्रक्रिया पर जिसके कारण शरीर बढ़ता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। जब शरीर की वृद्धि या विकास की बात होती है तो वहां माइटोसिस काम करता है। माइटोसिस की प्रक्रिया किसी अचूक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। फोटोकॉपी मशीन? वो कैसे? जब एक कोशिका को विभाजित होना होता है तो सबसे पहले नाभिक के अंदर मौजूद डीएनए की एक हूबहू कॉपी बनती है। फिर सारे गुणसूत्र कोशिका के बीचों बीच एक लाइन में आ जाते हैं,
इसके बाद सूक्ष्म धागे इन्हें विपरीत दिशाओं में खींच लेते हैं और कोशिका बीच से सिकुड़कर दो एक जैसी कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर घुटने पे चोट लग जाए तो वहां की बाकी कोशिकाएं माइटोसिस के जरिए नई कोशिकाएं बनाएंगी और घाव को बिल्कुल वैसे ही भर देंगी। एकदम सही। माइटोसिस का यही मुख्य काम है, शरीर का विकास करना और पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं लाना। दूसरी तरफ मियोसिस है, जो यौन प्रजनन के लिए होता है। उसमें क्या अलग है? इसमें एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ताकि जब माता और पिता की कोशिकाएं आपस में मिलें तो नए जीव में गुणसूत्रों की कुल संख्या सही बनी रहे। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कोशिका केवल किताबों में छपा हुआ कोई डायग्राम नहीं है जिसे रटकर परीक्षा पास करनी है। बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा उत्पादन करने वाला, प्रोटीन बनाने वाला और शरीर का विकास करने वाला एक ऐसा 24 घंटे चलने वाला कारखाना है जो कभी आराम नहीं करता। इंसान जो भी सोचता है या करता है वो सब इसी सूक्ष्म स्तर पर हो रही मेहनत का नतीजा है। जब ये समझ आता है कि शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन स्वतंत्र और जीवित इकाइयां लगातार तालमेल से जीवन चला रही हैं, तो शरीर को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। हाँ, और इस ब्रह्मांड से जुड़ा एक विचार ऐसा है जो मन में गहरी जिज्ञासा छोड़ जाता है। रूडोल्फ विर्चो का सिद्धांत था कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अगर इस बात की गहराई में उतरें तो एक बहुत ही अचंभित करने वाली तस्वीर सामने आती है। वो तस्वीर क्या है? आज शरीर में मौजूद हर एक कोशिका विभाजन के जरिए अपनी किसी पिछली कोशिका से आई है। वो पिछली कोशिका अपनी पिछली कोशिका से आई है। अगर इसी श्रृंखला में पीछे चलते जाएं पीढ़ी दर पीढ़ी, लाखों करोड़ों साल पीछे, तो इसका अर्थ यह है कि इंसान के शरीर की हर एक कोशिका का एक अटूट इतिहास है। ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। हाँ, ये श्रृंखला कभी टूटी नहीं है। ये सीधे उस पहली कोशिका तक जाती है जहां से इस पृथ्वी पर जीवन की पहली धड़कन शुरू हुई थी। हर जीव उसी एक प्राचीन शुरुआत का हिस्सा है। अगली बार जब कोई आईने में खुद को देखेगा तो वो केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि 37 ट्रिलियन जीवित इकाइयों में बटे हुए उस प्राचीन इतिहास को देख रहा होगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया और विज्ञान के इन रहस्यों पर विचार करते रहिए।